हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। नमस्ते। आपका चैप्टर 4 चल रहा था और चैप्टर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह में आप लोग अब तक देख चुके हो कि प्रतिरक्षा किस तरह से होती है, प्रतिजन प्रतिरक्षी किस प्रकार से कैसे होते हैं और ये किस प्रकार से प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, प्रतिरक्षी की संरचना क्या होती है, प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, रक्त के बारे में भी हमने आपको यहाँ पर बताया था और RH कारक के बारे में भी हमने आपको यहाँ पर बताया था। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये समझाया था कि रक्त देना और रक्त लेना कोई बहुत बड़ा विशेष कार्य नहीं होता, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। तो रक्तदान की प्रक्रिया के बारे में भी आपको यहाँ पर समझाया था और ये भी आपको बताया था कि रक्त जब दिया जाता है तो रक्तदाता के शरीर के विभिन्न प्रकार की जांचें की जाती हैं, उनके टेस्ट किए जाते हैं और ये चेक किया जाता है कि इस दाता के शरीर में कोई परेशानी तो नहीं है और रक्त ले लिया जाता है। उस समय उस रक्त का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, RH कारक चेक किया जाता है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसे प्रशीतित भंडारण के लिए भेजा जाता है और जिस थैली का उपयोग रक्त लेने के लिए करते हैं वो विशेष प्रकार की निर्जमीकृत थक्का रोधी थैली होती है। उसके अंदर उस ब्लड को इकट्ठा किया जाता है और आपको ये भी बताया था हमने कि ब्लड बैंक में रक्त को 30 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे ज़्यादा दिन अगर हो जाते हैं तो आपका वो रक्त खराब होने के चांसेस हो जाते हैं और रक्त में एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है जो रक्त के संरक्षण का कार्य करता है और उस विशेष पदार्थ को बोलते हैं सोडियम साइट्रेट। क्या बोलते हैं? सोडियम साइट्रेट। ये मिलाया जाता है ब्लड के अंदर। जब किसी व्यक्ति को ब्लड देना है तो आप ब्लड बैंक से रक्त को 30 मिनट पूर्व निकाल कर लाओगे और 30 मिनट पूर्व निकाल कर लाने के बाद उसको डॉक्टर दे देंगे और डॉक्टर उसे उस मरीज के अंदर चढ़ाएगा। तो ये 4 घंटे तक चलने वाली एक धीरे धीरे स्लोली एक प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत रक्त को व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है। जब रक्त व्यक्ति के शरीर में चढ़ता है तो उसके शरीर में कुछ चेंजेज हो सकते हैं, जैसे उसको बुखार आ सकता है, उसके शरीर में दर्द हो सकता है, साइनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठंड लग सकती है, उसके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। अगर इस तरह की कोई परेशानी ब्लड चढ़ते समय आ रही है तो उसके लिए डॉक्टर ट्रीटमेंट दे देता है और वो व्यक्ति वहीं के वहीं ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने इस चैप्टर के अंदर स्टडी कर चुके हो और आज हम आपको इस चैप्टर में आगे बताने जा रहे हैं कि जब हम रक्तदान की प्रक्रिया करते हैं तो उस टाइम पर हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि रक्त लेने या देने से पूर्व आपको क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी है ताकि कोई परेशानी खड़ी नहीं हो। क्योंकि आपको पता है कि गलत वर्ग का रक्त अगर मरीज के अंदर चला गया तो उसके जीवित रहने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही गलत वर्ग का रक्त उसके अंदर जाएगा तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में अंतःक्रिया होने लगेगी और रक्त समूहन हो जाएगा और रक्त समूहन की प्रक्रिया के द्वारा लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट होने लगती हैं और धीरे धीरे आपके शरीर का जो ब्लड है वो समाप्त होने लगता है और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अतः हमको रक्तदान के समय क्या क्या सावधानियां रखनी है तो ये चीज़ें हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ, रक्तदान के समय बरती जाने वाली सावधानियाँ। कि रक्तदान में आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हो। तो देखो,
जब आप किसी व्यक्ति को रक्त दे रहे हो या उससे ले रहे हो, रक्तदान कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है? सबसे पहला काम है सबसे पहला काम है कि दाता और रोगी के रक्त में दाता और रोगी के रक्त में एबीओ का मतलब रक्त समूह, एबीओ प्रतिजन का मिलान करना सबसे पहला काम है। क्यों? क्योंकि सेम प्रतिजन का रक्त ही दिया जा सकता है। और दूसरा जो काम है उसमें दूसरा काम क्या है कि जो रक्त आपने किसी व्यक्ति से लिया है उसमें कोई हानिकारक रोग कारक जीवाणु उपस्थित ना हो, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। दूसरा लिखेंगे दाता के रक्त में, दाता के रक्त में रोगकारी या हानिकारक जीवाणु ना होने की जांच करना। ये भी आपको जांच करनी पड़ेगी कि उसके रक्त में कोई हानिकारक जीवाणु तो मौजूद नहीं है। तीसरा, देने वाला और लेने वाला दोनों के रक्त में RH कारक का मिलान करना है। RH कारक, और विशेष रूप से कौन सा? विशेष रूप से RH-D का मिलान करना। रक्त लेने और देने वाले व्यक्ति के RH कारक का मिलान करना। तीसरा काम ये हो गया। चौथी सावधानी आप क्या बरत सकते हो? संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही भंडारण करना। संग्रहित रक्त, जो आप रक्त को इकट्ठा कर रहे हो ना, संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण, वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही प्रशीतित भंडारण करना। यानी कि पूरी तरह से उसको चेक कर लो, अब उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। वांछित प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो पाउच में आपने रक्त को लिया है उसको पूरी तरह से चेक कर लो, और चेक करने के बाद ही उसे ब्लड बैंक में फ्रिज में रखने के लिए भेजो। नेक्स्ट है किसी भी संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना। आपने ब्लड ले लिया और उस ब्लड का किसी भी तरह से दूषण ना होने से बचाना। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हो? आप रक्त ले रहे हो या रक्त दे रहे हो, रक्त का संग्रहण या आदान किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में हो, यानी कि डॉक्टर की देखरेख में ही होने चाहिए लेने देने का काम। ये नहीं कि आप झोला छाप डॉक्टर की उपस्थिति में ब्लड को डोनेट कर रहे हो। ठीक है ना? अब देखो,
अगर यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखता हूँ मैं, रक्ताधान के समय बरती गई असावधानी, अगर कोई असावधानी हो जाती है के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये पॉइंट है दूसरा हमारा, रक्तदान के समय अगर कोई असावधानी रह गई है तो उससे हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे रक्तदान में असावधानी के कारण निम्न रोग या संक्रमण हो सकते हैं। आपको कई रोग हो सकते हैं, संक्रमण हो सकते हैं। जैसे देखो HIV-1 और HIV-2 का संक्रमण, आपको क्या हो सकता है, HIV-1 व HIV-2 का संक्रमण हो सकता है। और क्या हो सकता है बेटा, और हमको प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, देखो HTLV-1 और HTLV-1 व HTLV-2 का संक्रमण हो सकता है। बहुत ही खतरनाक रोग हैं ये। और आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और देख सकते हैं हम भाई साहब, और हमको हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C का संक्रमण हो सकता है। हेपेटाइटिस B व हेपेटाइटिस C का संक्रमण हो सकता है। और चौथा क्या हो सकता है, चौथा एक रोग और होता है क्रूएट जेल डट, क्रूएट जेल डट। क्रूएट जेफेल्डट जैकब रोग। हो सकता है। तो देखो इस प्रकार के ये खतरनाक समस्याएं आपको हो सकती हैं अगर कोई असावधानी बरती गई तो। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको, HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और HTLV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन T लिम्फोटेरिक वायरस। ठीक है ना। ये जो रोग हैं इन रोगन की लिम्फोट्रॉफिक है, ये ट्रॉफिक वायरस।
तो HIV की फुल फॉर्म में नोट कर दी और HTLV की फुल फॉर्म नोट कर दी है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। तो रक्तदान के समय बढ़ती जा क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, ये सावधानी आपको रखनी है। और अगर आप लोग इन सावधानियों को नहीं रखते हुए हो तो आपको ये वाली समस्याएं पैदा हो जाएंगी जो बहुत ही खतरनाक होती हैं। समझ गए बात को? तो आप इसको नोट करो फटाफट से और देखो क्या दिक्कत हो सकती है और हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व। मतलब आपको रक्त वर्गों के बारे में अगर जानकारी मिल चुकी है तो इसका क्या आनुवंशिक महत्व हमारे लिए हो सकता है। तो हमको पता है कि रक्त वर्ग के जितने भी रक्त वर्ग हैं उनमें विशेष प्रकार के जीन प्ररूप पाए जाते हैं। चारों रक्त वर्ग हैं और चारों रक्त वर्गों के जीन प्ररूप आपको हमने बताए हैं और प्रमुख रूप से 3 जीन प्ररूप बताए थे और ABO समूह के 6 जीन प्ररूप आपको बताए थे, ठीक है ना। अब इन जीन प्ररूपों के आधार पर इस रक्त वर्ग का हमारे लिए विशेष आनुवंशिक महत्व होता है। जैसे कि रुधिर वर्ग की जानकारी और जीन प्ररूपों की जानकारी हमारे पास उपलब्ध है तो हम किसी भी प्रकार के आनुवंशिक रोग को ठीक कर सकते हैं। आनुवंशिक रोग को ठीक कर सकते हैं और माँ के गर्भ में ही आनुवंशिक रोग को ठीक कर सकते हैं जाके, जिससे आने वाले जो बच्चा होता है ना उसमें वो स्वस्थ हो जाए, उसके अंदर कोई ऐसी परेशानी नहीं आए। रुधिर वर्ग की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज कर सकते हैं। रुधिर वर्ग की सहायता से हम अपराधियों की पहचान कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा ना, फिंगरप्रिंट, किसी भी चीज़ को आप टच करते हो तो उसके फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। तो ये फिंगरप्रिंट रुधिर वर्ग के जीन प्ररूपों का ही परिणाम होता है। तो अपराधियों की पहचान करने में इसका काम आता है ये। और अगर कोई पैतृकता संबंधी विवाद है, पैतृकता संबंधी कोई विवाद है तो उसका समाधान करने में भी रुधिर वर्ग का आप उपयोग कर सकते हो। जैसे अगर कोई एक बच्चा है और उस पर 2 महिलाएं अपना अधिकार जता रही कि तो मेरो है, तो उस बच्चे के असली माता पिता का आप पता लगा सकते हो रुधिर वर्ग की सहायता से। तो ये रुधिर वर्ग के आनुवंशिक महत्व होते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ रुधिर वर्ग के आनुवंशिक महत्व। रुधिर वर्ग की सहायता से विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक रोगों का इलाज, रोगों का पता लगाया जा सकता है तथा उनका इलाज भी हो सकता है। दूसरा महत्व क्या लिख सकते हो आप? इनकी सहायता से विभिन्न अपराधों में अपराधियों की
पहचान सुनिश्चित की जा सकती है। आप लोग किसी भी प्रकार के अपराधी को, चाहे उसने कोई भी अपराध किया है, आनुवांशिक महत्व, रुधिर वर्ग के आनुवांशिक महत्व के द्वारा उस अपराधी को आप सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों नहीं, लाखों में भी पकड़ सकते हो। यानी कि पूरी तरह से 100% सत्य बात रुधिर वर्ग की सहायता से निकल कर आती है। मतलब असली अपराधी को आप पकड़ सकते हैं और अगर कोई निर्दोष फंस रहा है तो उसको बचा सकते हैं। ठीक है ना। और तीसरा इसका महत्व क्या हो सकता है? पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में रुधिर वर्ग की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है ना। रक्त वर्ग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण नोट बता देता हूँ मैं। आपका जो रक्त वर्ग O है वो समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है। रक्त वर्ग O समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है। ये 1 नंबर के प्रश्न के लिए आपको ध्यान रखना है। समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम कौन सा रक्त वर्ग होता है? तो रक्त वर्ग O, रक्त वर्ग O या रक्त समूह O, ये अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम होता है। अब देखो इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रमुख रूप से 3 जीन विकल्पी रुधिर वर्ग का नियंत्रण करते हैं और ये तीनों ही जो जीन विकल्पी हैं ये एक ही जीन के भाग होते हैं और ये सब रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी का ही भाग हैं। दूसरा नोट लिख देता हूं मैं। रक्त वर्ग को नियंत्रित करने वाले तीनों जीन विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। रक्त वर्ग को नियंत्रित करने वाले तीनों जीन विकल्पी, ध्यान है ना कौन कौन से जीन विकल्पी? IA, IB और स्मॉल I, तीनों जीन विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। एक ही जीन के भाग होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाएंगे? लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन A और प्रतिजन B का निर्माण इन विकल्पियों के द्वारा ही होता है।
आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन ए व बी का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। प्रश्न किसी भी तरह से आपके पास घूम के आ सकता है। प्रतिजन ए और प्रतिजन बी का निर्माण कौन से विकल्पियों द्वारा होता है? ये 3 जीन विकल्पी हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग रक्त समूह के जो जीन प्ररूप हैं, अलग अलग रक्त वर्ग के जो जीन प्ररूप हैं जिनकी वंशानुगति आपको देखनी होती है, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक रक्त वर्ग के जो जीन प्ररूप हैं वो अलग अलग हैं। तो मैं रक्त वर्ग के जीन प्ररूपों को और आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे एक बार ध्यान और दिला रहा हूँ, क्योंकि अब हम पैतृकता संबंधी विवाद को एक को जब हल करेंगे तो इनकी हमें वंशानुगति को चेक करना है। जीन विकल्पी की जो वंशानुगति होती है ना, मेंडल के नियमानुसार होती है, और मेंडल के नियमानुसार जो वंशानुगति होगी उसके लिए आपको जीन विकल्पियों का ध्यान में आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखते हैं हम, इसी में आप नीचे लिख सकते हो, जीन विकल्पी जो हैं की वंशागति जो होती है वो मेंडल के नियमानुसार, मेंडल के नियम देखे थे ना आपने 3 नियमानुसार होती है। सभी रक्त वर्ग के जीन विकल्पी निम्न हैं। देखो, मैंने जीन विकल्पी कई तरह से तुम्हारे काज बता दिए, खूब खोल खोल के, मुख्य रूप से बता दिए, अलग अलग रक्त वर्ग के बता दिए, और फिर उसमें भी आपको RH कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी जीन विकल्पी बता दिए। समझ में आ रही है बात? लेकिन सारी के सारे जीन विकल्पियों में घूम फिर के एक ही बात आती है, मेनली वही IA, IB और स्मॉल i, यही रिपीट होता है। अब देखो, इसको ही मैं अलग अलग रक्त वर्गों में देखूं, इसको यहाँ लिख दूँ मैं रक्त वर्ग और यहाँ लिख दूँ मैं जीन विकल्पी, ठीक है ना। अगर रक्त वर्ग A है तो इसके जीन विकल्पी कौन कौन से बताओ? IA, या तो ये जीन विकल्पी हो सकता है, या कौन सा हो सकता है? IA स्मॉल i हो सकता है, ठीक है ना। अगर रक्त वर्ग B है तो या के 2 जीन विकल्पी हैं, कौन कौन से? IB, या IB स्मॉल i हो सकता है। अगर रक्त वर्ग AB है तो इसका एक ही जीन विकल्पी है, IA, IB, और रक्त वर्ग O है तो इसका भी एक जीन विकल्पी है, स्मॉल i। तो देखो, यहाँ आप लोग ध्यान में रख सकते हो, A वर्ग के 2 जीन विकल्पी, ठीक है ना। B वर्ग के 2 जीन विकल्पी, AB वर्ग का 1 जीन विकल्पी, O वर्ग का 1 जीन विकल्पी। कुल जीन विकल्पी सब के सब रक्त वर्ग का AB और रक्त वर्ग में, AB और रक्त वर्ग के कुल जीन विकल्पी कितने हैं? 6 है ना, 2 या के, 1 ई और 1 ई, टोटल जीन विकल्प कितने कहेंगे? 6। अब जब आप किसी भी वर्ग की अगर वंशानुगति कराते हो, वंशानुगति अगर आप कराते हो तो आपको इन जीन विकल्पियों में से काम में लेना होता है। जैसे अगर हमें किसी के माता और पिता
माता और पिता के रक्त वर्ग का हमको पता है, जैसे किसी के माँ का रक्त वर्ग ए है और पिता का रक्त वर्ग बी है, तो उनसे पैदा होने वाली जो संतान हैं उनके रक्त वर्ग का हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि माँ के रक्त वर्ग में आप इन जीन विकल्पियों का उपयोग करिए, पिता के रक्त वर्ग में आप इन जीन विकल्पियों का उपयोग करिए और मेंडल के वंशानुगति के नियमानुसार इनकी वंशानुगति करा दीजिए। तो नीचे प्राप्त होने वाले पुत्र और पुत्री हैं, यानी कि जो संतानें आपको प्राप्त हो रही हैं उन संतानों में आपको पता लग जाएगा कि कौन से रक्त वर्ग के कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब जब आप माता पिता से संतान के रक्त वर्ग का पता लगा सकते हो तो हम आसानी से पैतृकता संबंधी विवाद को हल कर सकते हैं। ये बात तो आपकी समझ में आई जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये रक्त वर्ग के जीन विकल्पी बहुत तरीके से ध्यान में रखने, और इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है भाई। एक एक आ जाए तो आई प्रतिजन है, ठीक है ना। तो IA या फिर IA स्मॉल आई, बी के लिए BB लगा देंगे, AB के लिए AB लगा देंगे और O के लिए स्मॉल आई लिख देंगे। तो इनको याद करने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से सभी रक्त वर्गों को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इन रक्त वर्ग की सहायता से हम पैतृकता संबंधी जो विवाद होते हैं, यानी कि संतान से संबंधित जो विवाद होते हैं, उनको हल करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। एक केस देखेंगे उसके अंदर कि एक बच्चे को किस तरह से दो माता पिता अपना उसको लेना चाहते हैं, लेकिन उसके असली माता पिता का पता आप नेक्स्ट वीडियो में लगाओगे और आपको पता लगेगा कि ये जीन विकल्प भी किस तरह से मदद करते हैं, ठीक है ना। ओके।